Hello, welcome to Everything for Pharmacy. In this lecture, we are going to start with a new topic, that is Unit 4 of the Pharmaceutical Microbiology, that is aseptic technique. इस लेक्चर में हम न्यू टॉपिक देखेंगे और ये हमारी यूनिट 4 होगी। यूनिट 4 में हम क्या पढ़ेंगे? डिज़ाइनिंग ऑफ द एसेप्टिक एरिया, यानी कि हमें ये पढ़ना है कि हम एसेप्टिक एरिया को कैसे डिज़ाइन करते हैं। व्हाट इज़ एसेप्टिक एरिया? ओके, लेमिनार एयर फ्लो इक्विपमेंट्स, हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह की लेमिनार एयर फ्लो होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, एंड व्हाट इज लेमिनार एयर फ्लो। ओके, स्टडी ऑफ द डिफरेंट सोर्स ऑफ द कंटामिनेशन के क्या क्या डिफरेंट सोर्सेस हैं इन एसेप्टिक एरिया। हमने एसेप्टिक एरिया अभी देखा कि एसेप्टिक एरिया क्या होता है, जहाँ पे किसी भी तरह के कंटामिनेशन होने के चांसेस नहीं होते हैं, बहुत ही ये क्लीन एरिया होता है। और वहाँ पे हम ये देखेंगे फिर भी कैसे वहाँ पे चांसेस होते हैं, ऐसे क्या क्या सोर्सेस होते हैं जो कि एसेप्टिक एरिया में भी कंटामिनेशन कॉज कर सकते हैं। मेथड्स ऑफ द प्रिवेंशन एंड क्लीन एरिया क्लासिफिकेशन मीन्स हम ये देखेंगे कि उसे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। सेकंड ये देखेंगे क्लीन एरिया क्लासिफिकेशन क्या है। ओके, प्रिंसिपल्स एंड द मेथड्स ऑफ डिफरेंट माइक्रोबायोलॉजिकल एसे। उसके बाद हमें ये देखना है ऐसे कौन कौन से माइक्रोबायोलॉजिकल एसे होते हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसका मेथड क्या है। मेथड्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द एंटीबायोटिक्स, हम किसी एंटीबायोटिक्स को कैसे स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं, मीन्स कैसे उसे ये श्योरिटी दे सकते हैं हम किसी एंटीबायोटिक्स को कि वो कितना वर्क कर रहा है, कितना अच्छा वर्क कर रहा है। ओके, विटामिन एंड द एमिनो एसिड के बारे में भी हम पढ़ेंगे, हाउ वी कैन स्टैंडर्डाइज विटामिन एंड द एमिनो एसिड। असेसमेंट ऑफ अ न्यू एंटीबायोटिक्स, और असेसमेंट पढ़ेंगे एंटीबायोटिक्स के। सो फर्स्ट है व्हाट इज एसेप्टिक टेक्निक। Aseptic technique is used to prevent the microbial and the particular contamination into ophthalmic and the parenteral product. एसेप्टिक टेक्निक में क्या होता है, हम प्रिवेंट करते हैं किसी भी माइक्रोब्स या पार्टिकल्स की कंटामिनेशन होने से। और हमारे कंटामिनेट क्या हो सकते हैं, जैसे कि हमारे कुछ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं लाइक ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट। ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे आइज़ वगैरह के लिए प्रिपेयर किए जाते हैं, जैसे कि आई ड्रॉप्स हो गया। ओके, पेरेंटल प्रोडक्ट वो होते हैं जैसे हमारे इंजेक्शन हो गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजेक्शन हमें इंजेक्ट किए जाते हैं हमारी बॉडी में, डायरेक्टली इनटू हमारे ब्लड में डिलीवर किए जाते हैं ड्रग विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन। तो वो पेरेंटल प्रोडक्ट भी हमारे किसी भी तरह के वहाँ पे कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है और टॉक्सिक भी हो सकता है। कंट्रोल ऑफ द माइक्रोबियल कंटामिनेशन इज ऑल्सो नेसेसरी, sorry, control of the microbial contamination is also necessary to eliminate and toxic bacterial products। मीन्स हमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन को इसलिए भी प्रिवेंट करना है, इसलिए कंट्रोल करना है क्योंकि वो हमारे प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, टॉक्सिक कर सकते हैं, टॉक्सिसिटी शो करते हैं हमारे प्रोडक्ट के लिए। और हो सकता है कि वो इरिटेशन कॉज करे। कई बार अगर हमारे ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में किसी तरह का कंटामिनेशन हो जाता है तो इरिटेशन होने के भी चांसेस होते हैं और हमारी आईज़ में इन्फेक्शन हो सकता है। ओके, स्टरलाइज प्रोडक्ट आर प्रिपेयर्ड इन क्लीन एरिया, जो हमारा क्लीन एरिया होता है, आगे पढ़ेंगे व्हाट इज़ क्लीन एरिया, व्हाट इज़ एसेप्टिक एरिया इन डिटेल। बट अभी हमें ये याद रखना है कि क्लीन एरिया में जो हम स्टरलाइज प्रोडक्ट होते हैं वो प्रिपेयर करते हैं। स्टरलाइज प्रोडक्ट यानी वहाँ पे स्टरलाइजेशन प्रोसेस किया जाता है, आफ्टर दिस वहाँ पे प्रोडक्ट प्रिपेयर किए जाते हैं। स्टरलाइजेशन में क्या होता है, माइक्रोब्स को किल किया जाता है या फिर उनकी ग्रोथ को रोका जाता है विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, फिजिकल मैथड, केमिकल मैथड, रेडिएशन मैथड, जो भी वहाँ पे सुटेबल हो। ओके, एन एसेप्टिक एरिया इज अ रूम। अब हम देखते हैं एसेप्टिक एरिया क्या होता है, एक रूम होता है विद इन अ क्लीन एरिया डिजाइन, और वो होता कहाँ है, वो क्लीन एरिया के अंदर होता है, कंस्ट्रक्टेड होता है, सर्विस्ड होता है, एंड यूज्ड विद द इंटेंशन ऑफ प्रिवेंटिंग द माइक्रोबियल कंटामिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट। और वो इस पर्पज से डिज़ाइन किया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ताकि वहाँ पे किसी भी तरह का माइक्रोबियल कंटामिनेशन ना हो किसी भी प्रोडक्ट में। ओके, सो व्हाट इज द सोर्सेस ऑफ द
कंटामिनेशन। अब हमें ये देखना है कि क्या ऐसे सोर्स हैं कंटामिनेशन के। फर्स्ट है ऑपरेटर। ऑपरेटर यानी कि जो भी वहाँ पे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनवा रहा है या फिर किसी भी काम में हेल्प करने वाला जो पर्सन है जो वर्क कर रहा है वहाँ पे, वो हमारे ऑपरेटर हो गए। तो ऑपरेटर की स्किन से भी कई बार अगर कोई स्किन प्रॉब्लम है किसी ऑपरेटर को, तो हो सकता है कि उसकी स्किन से वो डस्ट पार्टिकल या फिर किसी तरह का माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो वहाँ पे उसकी स्किन पे, तो हो सकता है वो हमारे प्रोडक्ट में ट्रांसफ़र हो जाए। उसी तरह हेयर, क्लोथिंग ऑफ द ऑपरेटर्स आर पोटेंट सोर्स ऑफ द माइक्रोबियल कंटामिनेशन। ये बहुत ही ज़्यादा पोटेंट सोर्स होते हैं, मतलब पावरफुल सोर्स होते हैं जो कि माइक्रोबियल कंटामिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। Microbes mainly present on the skin including the Staphylococcus, yeast and the fungi। मीन्स ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि जनरली स्किन पे प्रेजेंट होते हैं माइक्रोब्स, जैसे कि स्टेफाइलोकोकस, ईस्ट एंड द फंगाई। ओके, पुअर पर्सनल हाइजीन। अब पुअर पर्सनल हाइजीन मतलब किसी को स्नीजिंग हो रही है, कफिंग हो रही है, तो हो सकता है कि वो वहाँ पे कंटामिनेशन कॉज कर सकता है। तो इस कंडीशन में जनरली क्या होता है, इंडस्ट्रियल वे स्केल पे अगर देखा जाए तो वहाँ पे इस तरह के लोगों को रोका जाता है उस रूम में वर्क करने से। अगर उन्हें किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, जैसे कोल्ड है या फिर स्नीजिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में ऐसे ऑपरेटर्स को वहाँ पे एंटर नहीं करने दिया जाता, क्योंकि वो कंटामिनेशन कॉज कर सकते हैं। में रिजल्ट इन द प्रेजेंस ऑफ द स्किन कॉलीफॉर्म्स एंड अदर इंटेस्टिनल बैक्टीरिया। कई बार मतलब अगर कुछ और भी प्रॉब्लम और डिसीज़ हो उसकी बॉडी में, तो हो सकता है कि बैक्टीरिया वगैरह माइक्रोब्स वहाँ से ट्रांसफ़र हो सकते हैं, कंटामिनेट हो सकते हैं हमारे डिज़ायर्ड प्रोडक्ट में, यानी कि हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में। Raw material drugs which are prepared from animal, plants and other natural sources are frequently contamination with the bacteria, yeast and the mold। यानी कि जो रॉ मटेरियल यूज़ किए जाते हैं हमारे ड्रग को प्रिपेयर करने के लिए, हो सकता है हम कई बार एनिमल्स का यूज़ करते हैं अपने रॉ मटेरियल को ऑब्टेन करने के लिए, कुछ रॉ मटेरियल हमारे प्लांट से मिलते हैं, कुछ हमारे नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं। तो उस कंडीशन में यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बैक्टीरिया, येस्ट, मोल्ड की ग्रोथ हो सके और वो कंटामिनेट कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट में। ओके, इक्विपमेंट्स यूज फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ द फार्मास्यूटिकल्स आर ऑल्सो सोर्स ऑफ द माइक्रोबियल कंटामिनेशन। जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में बनाए जाते हैं उनमें जो इक्विपमेंट यूज़ किए जा रहे हैं, हो सकता है वो भी माइक्रोबियल कंटामिनेशन कर सकते हैं। सो हमें हर स्टेप पे ध्यान में रखना होता है कि किसी भी तरह का कंटामिनेशन ना हो। उसके लिए हम प्रॉपर प्रिपरेशन करते हैं, वहाँ पे पूरा माइंड में रख के काम किया जाता है ताकि किसी भी तरह का कंटामिनेशन ना हो। प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस अप्लाई किया जाता है रूम में, और इक्विपमेंट्स में क्लीनिंग होती है प्रॉपर। वर्किंग सरफेस ऑफ द इक्विपमेंट प्लेज अ मेजर रोल। और जहाँ पे हम जिस इक्विपमेंट को हम जिस वर्क प्लेस पे वर्क कर रहे हैं वहाँ पे भी चांसेस हैं कि उसका सरफेस कैसा हो, कंटामिनेट हो। ओके, ये हमारा किट है जो हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वर्क करने वाले ऑपरेटर्स होते हैं वो प्रॉपरली इस तरह से पैक होते हैं ताकि उनकी स्किन या फिर बॉडी, किसी हेयर या फिर आंखों से कहीं से भी क्या हो सके, किसी भी तरह का कंटामिनेशन ना हो सके, इसलिए वो उन्हें प्रॉपर किट पहनाया जाता है। ओके, कंपाउंडिंग एरिया, ये होता है हमारा कंपाउंडिंग एरिया। यू कैन सी यहाँ पे प्रॉपर इस पर्सन ने, ऑपरेटर ने क्या किया है, किट पहन रखा है और किस तरह से वो कंपाउंडिंग कर रहा है। कंपाउंडिंग यानी कि यहाँ पे डोजेस फॉर्म प्रिपेयर किए जा रहे हैं, मतलब कि कितना अमाउंट ऑफ ड्रग हमें लेना है, किस तरह से प्रिपेयर करना है, ये हमारा कंपाउंडिंग एरिया होता है। वेइंग का काम होता है कि ड्रग को वे किया जाता है। ओके, क्लीन एरिया क्लासिफिकेशन। अब क्लीन एरिया का क्लासिफिकेशन क्या है, व्हाट इज क्लीन एरिया? क्लीन इन्वायरमेंट डिजाइन टू रिड्यूस द कंटामिनेशन ऑफ द प्रोसेस एंड द मटेरियल। यानी कि जो क्लीन इन्वायरमेंट होता है वो इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है ताकि वहाँ पे किसी भी तरह का प्रोसेस के थ्रू या फिर मटेरियल के थ्रू कंटामिनेशन ना हो। दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय रिमूविंग और रिड्यूसिंग द कंटामिनेशन सोर्स। और ये तभी हो सकता है जब हम उसके सारे सोर्सेज को क्या करें, रिमूव कर दें।
क्लीन रूम इज कंस्ट्रक्टेड इन अ क्लोज एरिया। जो हमारा क्लीन रूम होता है वो इस तरह से कंस्ट्रक्टेड होता है जो कि क्लोज एरिया में कंस्ट्रक्टेड होता है। कंसंट्रेशन ऑफ द एयर बॉर्न पार्टिकल इज कंट्रोल्ड बाय द हैपा फिल्टर। और जो हमारे एयर बॉर्न पार्टिकल्स होते हैं यानी हमारे इन्वायरमेंट में जो एयर प्रेजेंट है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी कंसंट्रेशन को भी कंट्रोल में रखा जाता है विद द हेल्प ऑफ द हैपा फिल्टर। हैपा फिल्टर हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर, यानी कि ये हैपा फिल्टर क्या करता है, हमारे एयर को भी प्योरीफाई करता है। जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसे एक साइड करता है, आउटसाइड द रूम भेजता है, और जो हमारा क्लीन एयर होगा वो हमारे रूम में शिफ्ट करता है। ओके, अकॉर्डिंग टू द ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टैंडर्डाइजेशन। ISO हमारा क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। वो मतलब कि स्टैंडर्डाइजेशन मतलब एक क्वालिटी क्वांटिटी को क्या करता है, स्टैंडाइज करता है कि इससे ज़्यादा और इससे कम नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज़। ओके, क्लीन रूम रेफर्स टू लेवल ऑफ पार्टिकुलेट क्लीनिनेस बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एयर बॉर्न पार्टिकल्स ऑफ अ सर्टेन साइज पर क्यूबिक मीटर। अब इसमें क्लीन रूम में ये स्टैंडाइज किया गया है कि एक पार्टिकुलर रूम में, एक क्लीन रूम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होने चाहिए और कितने साइज के होने चाहिए। उसके बेस पे एक टेबल बनाई गई है कि अगर इससे ज़्यादा या कम होता है तो ठीक है, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। लेकिन उससे ज़्यादा अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं या साइज हमारे पार्टिकल का साइज ज़्यादा है एज पर स्टैंडर्डाइजेशन, तो फिर वो हमारे लिए क्या कर सकता है, कंटामिनेशन कॉज करता है। ओके, ब्रिटिश स्टैंडर्ड डिफाइन अ क्लीन रूम एज अ रूम विद कंट्रोल ऑफ पार्टिकुलेट कंटामिनेशन। जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड है वो डिफाइन करता है ए क्लीन रूम एज अ रूम विद कंट्रोल ऑफ द पार्टिकुलेट कंटामिनेशन। क्लीन रूम ऐसा होना चाहिए जहाँ पे किसी भी पार्टिकल्स का कंटामिनेशन जो हो वो कंट्रोल में हो, कंस्ट्रक्टेड एंड यूज्ड इन सच अ वे एज टू मिनिमाइज द इंट्रोडक्शन। वो जो हमारा क्लीन रूम होता है इस तरह से कंस्ट्रक्टेड होता है, इस तरह से उसे बनाया जाता है कि मतलब वहाँ पे जो पार्टिकल का कंटामिनेशन है वो उसके चांसेस बहुत कम हो। हम आगे देखेंगे कि कैसे एक रूम को डिज़ाइन किया जाता है किसी भी तरह के पार्टिकल्स के कंटामिनेशन को रोकने के लिए। ओके, टू मिनिमाइज द इंट्रोडक्शन, जनरेशन, रिटेंशन, ह्यूमिडिटी, एयर फ्लो पैटर्न्स, कैसा एयर फ्लो पैटर्न होना चाहिए एक पार्टिकुलर क्लीन रूम में, ये सारी चीज़ें इस तरह से मतलब उस वॉल्स वगैरह डिज़ाइन की जाती है कि इन सब चीज़ों को हम प्रिवेंट कर सकें। एयर मोशन कैसा होगा, प्रेशर भी कंट्रोल में रखा जाता है उस रूम का। ओके, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लीन रूम क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द USFDA। ओके, USFDA गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये क्लीन रूम क्लासिफिकेशन है। अब हमें ये देखना है, ये फर्स्ट क्लास है हमारी 0.5 माइक्रोन और दूसरी क्लास है 5 माइक्रोन की। ओके, अब यहाँ पे हमारा दिया गया है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स है हमारे, और ये दिया गया है कितने एरिया में कितने पार्टिकल्स होने चाहिए, और ये हमारा साइज है पार्टिकल का। ओके, अब यहाँ पे कुछ लिमिट दी गई है, जैसे कि अगर हमारा 100 नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो भी कितने साइज का है, 0.5 माइक्रोन का है। ओके, तो उसका जो एरिया है कितने एरिया में कितना होना चाहिए, मीन्स 3530, और ये 100 फीट क्यूब होना चाहिए। मतलब इतने एरिया में कुल 100 पार्टिकल्स अगर हैं तो वो क्लीन रूम है हमारा। ओके, उसके बाद हमारा दूसरा कंडीशन आता है, अगर 1000 नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो उस कंडीशन में हमारा एरिया इतना होना चाहिए। मतलब कि अगर हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं तो एरिया भी बढ़ना चाहिए, ताकि एरिया अगर बढ़ेगा तो हमारे मतलब उसके अकॉर्डिंग ही हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसाइड किए गए हैं। अगर ऐसा ना हो कि हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं लेकिन एरिया कम है, इसका मतलब कंटामिनेशन ज़्यादा हो रहा है, मतलब कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ रही है हमारे पार्टिकल्स की। ओके, इसी तरह से ये टेबल बनाई गई है, ये हमारा एरिया दिया गया है और ये साइज दिया गया है ऊपर, और ये हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। ऑपरेशन ऑफ द क्लीन एंड द एसेप्टिक रूम्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द। अब इसे कैसे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, इस टेबल के अकॉर्डिंग हमारे क्लीन रूम एरिया को, जो भी हमारा क्लीन एरिया है उसे किस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है। ब्लैक और डर्टी एरिया उसे कहा जाएगा, इन दोज एरिया पार्टिकल्स एंड द माइक्रोबियल कंट्रोल इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ऐसा एरिया जहाँ पे हमारा जो पार्टिकल और माइक्रोबियल कंट्रोल है वो बहुत ही
इम्पॉसिबल है, मतलब हम वहाँ पे किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं कंटामिनेशन को, तो उस एरिया को हम बोलते हैं ब्लैक और डर्टी एरिया। ग्रे और सेमी क्लीन एरिया हमारा क्या हो गया? इन दोज एरिया हाई स्टैंडर्ड ऑफ हाइजीन एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ हाइजीन एंड द क्लीनिनेस कैन बी मेंटेन। मतलब इस रूम में हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास ये फैसिलिटी है कि हम एक स्टैंडर्ड हाइजीन मेंटेन कर पा रहे हैं और वहाँ पे क्लीनिनेस का भी प्रॉपर ध्यान रखा जा रहा है, मेंटेन किया जा रहा है। रिडक्शन ऑफ माइक्रोब्स इज पॉसिबल। तो इस कंडीशन में माइक्रोब्स का जो नंबर है वो रिड्यूस किया जा सकता है। पॉसिबिलिटी है कि हम उसके नंबर को कम कर सके, उसके कंटामिनेशन को कम कर सके। तो उस एरिया को हम बोलते हैं ग्रे और द सेमी क्लीन एरिया। ओके, थर्ड एरिया है हमारा वाइट एरिया। थर्ड एरिया हो गया हमारा वाइट एरिया। इन दोज एरिया फुल इन्वायरमेंट कंट्रोल कैन बी मेंटेन। पूरे जितना भी हमारा एरिया होगा वो पूरा इन्वायरमेंट, फुल इन्वायरमेंट हम क्या कर सकते हैं? मेंटेन कर सकते हैं। ऑपरेटर्स वियर स्पेशल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग। और जो ऑपरेटर्स होते हैं वो प्रॉपर क्लोथिंग पहन के रखते हैं, जैसा कि आपने पीछे देखा था, अभी किट पहन रखा था। उस एरिया को हम बोलते हैं वाइट एरिया, क्योंकि वहाँ पे पूरी तरह से हम कंटामिनेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। Depending on the laminar airflow units installed at terminal operation points, clean area में भी, अब clean area भी दो तरह के डिज़ाइन क्लासिफाइड है। क्लास फर्स्ट एसेप्टिक रूम होता है, दूसरा क्लास सेकंड हमारा क्लीन रूम होता है। ओके, क्लासिफिकेशन होता है एयर एंड माइक्रोब्स एज पर WHO गाइडलाइंस। और ये हमारे WHO गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमारा क्लासिफिकेशन किया गया है। ग्रेड A, ग्रेड B, ग्रेड C, ग्रेड C। ओके, एट रिस्क ये इन ऑपरेशन मीन्स ये हमारे रूम्स हैं जिसके अकॉर्डिंग, मतलब ये पार्टिकल साइज है, माइक्रोवेव साइज, पार्टिकल साइज। ओके, पर मीटर क्यूब, मैक्सिमम पार्टिकल्स इन पर मीटर क्यूब, उसके अकॉर्डिंग क्या किया गया है? क्लासिफाई किया गया है। ग्रेड A वाले जो पार्टिकल्स होंगे उनका जो काउंटिंग होना चाहिए एट रेस्ट कंडीशन, यानी कि जब हमारे प्रोडक्ट्स रेस्ट में है, यानी कि वहाँ पे वर्क नहीं हो रहा, वहाँ पे सिर्फ स्टोर करके रखा गया है प्रोडक्ट्स को, तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए? हमारे ग्रेड A पार्टिकल जो होते हैं वो हमारे, उनका नंबर कितना होना चाहिए? 0.5 माइक्रो के अकॉर्डिंग 0.5 माइक्रोमीटर वाले जो साइज के जो पार्टिकल्स हैं उनका नंबर होना चाहिए 3520 पर मीटर क्यूब। ओके, ये एरिया के अकॉर्डिंग नंबर्स दिए गए हैं। तो मतलब कि हमारे जैसे कि ग्रेड डी हमारा सबसे बैड जो है कंडीशन है, उससे अच्छा हमारा ग्रेड C है, उससे अच्छा ग्रेड B, और ग्रेड A ऑल द बेस्ट, सबसे बेस्ट है। ओके, क्लीन रूम इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग। अब हम क्लीन रूम जो भी है हमारा क्लीन रूम, उसकी मॉनिटरिंग कैसे करते हैं हम? सो फर्स्ट है पार्टिकल मॉनिटरिंग इन एयर। हम जो पार्टिकल साइज होता है उसका मतलब कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे जो भी लैमिनार एयर फ्लो है, क्लीन एरिया है, उसमें क्या होता है? टेस्टिंग किया जाता है एवरी 6 मंथ की हमारे जो एयर में पार्टिकल्स हैं वो कितने हैं, नंबर्स कितना है, साइज कितना है। हैपा फिल्टर्स इंटीग्रिटी टेस्टिंग, उसके बाद हमारे हर साल में कम से कम हर साल हमारा क्या होता है? जो हैपा फिल्टर होता है उसकी इंटीग्रिटी को चेक किया जाता है कि कितने अच्छे से एफिशिएंटली हमारा हैपा फिल्टर वर्क कर रहा है। ओके, एयर चेंजेस रेट कैलकुलेशन, हमारा जो एयर चेंज होने का रेट है हमारे रूम का, वो हर 6 मंथ पे चेक किया जाता है कि कैसे चेंज हो रहा है हमारा एयर चेंज होने एयर चेंज होने का रेट। एयर प्रेशर डिफरेंशिएट, यानी कि हमारे जो डेली बेस पे चेक किया जाता है कि हमारे जो क्लीन एरिया है, क्लीन रूम है हमारा, वो उसका जो एयर प्रेशर है वो किस तरह से वेरिएशन शो कर रहा है पर डे। ओके, टेम्परेचर एंड द ह्यूमिडिटी, ये भी डेली चेक किया जाता है, उसके बेस पे ही वर्क किया जाता है कि पता चले कि हमारे रूम में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो उस कंडीशन में कुछ ऐसे हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं जो कि हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं, यानी कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो हम अगर ह्यूमिडिटी वाले प्लेस पे ऐसा वर्क करते हैं तो हो सकता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिग्रेड हो जाए ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर। उसके बाद है टेम्परेचर अगर हाई है तो कुछ ऐसे हमारे प्रोडक्ट होते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, जो हाई टेम्परेचर पे भी डिग्रेड होने लगते हैं, तो उस टेम्परेचर को भी मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें तो डेली बेसिस पे हमें चेक करनी होती है जहाँ पे भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट प्रिपेयर किए जा रहे हैं। ओके,
माइक्रोबियल मॉनिटरिंग बाय स्वैप प्लेट्स इन एसेप्टिक एरिया, माइक्रोबियल मॉनिटरिंग की जाती है, जो भी हमारा एसेप्टिक एरिया है उसके प्लेट्स वगैरह चेक की जाती हैं डेली एट डिक्रीज फ्रिक्वेंसी इन एरिया, ये डेली बेसिस पे किए जाते हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द माइक्रोबायोलॉजिकल एस्से।